हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार फिर आज आपके सामने लाया हूँ दमदार वीडियो के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए हिस्ट्री में। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक जो सिनारियो अब चल रहा है, जब तक किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हिस्ट्री का, वो जिंदगी में हिस्ट्री सीख नहीं सकता। और हिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा? 3 चरण बताता हूँ कंसेप्ट क्लियर। सबसे पहले हिस्ट्री को क्रमवार याद कीजिए, फिर उनके बीच के राजाओं की घटनाओं को याद कीजिए, और फिर तिथि में शुरू में नहीं उलझना है आप लोगों को। आजकल के इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, पहले तिथियों को रटवा देते हैं, ये करिए वो करिए वो करिए, बच्चा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और हिस्ट्री में फंसता चला जाता है। तो इसलिए साथियों, मैं आज आपके सामने लाया हूँ दमदार वीडियो जो कंसेप्ट क्लियर करवाएगा आपका आज। तो आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का मतलब क्या? ये देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास ये रहा है। प्रागैतिक इतिहास वह इतिहास होता है जो हमें दिखाई तो देता है लेकिन लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। प्रागैतिक इतिहास। आदि इतिहास वह इतिहास होता है जो हमारे पास है, लिखित साक्ष्य उसके उपलब्ध हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, वो हमारा आदि इतिहास है। या हमारा अभी भी उनकी पहुंच तक नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल आदि इतिहास के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब इतिहास की शुरुआत कैसे होती है? अर्थात जब हमें इतिहास के लिखे हुए साक्ष्य पूरे समझ में आ रहे हैं, लिखे हुए भी हैं, और हम पूरे डेट वाइज उन्हें एक क्रमबद्ध कर रहे हैं, तब इतिहास को कहते हैं ये इतिहास है। तो वो इतिहास शुरू होता है 16 महाजनपद से। चलिए साथी, इसके साथ शुरू करते हैं दोबारा से एक दमदार कंसेप्ट क्लियर करने के साथ। ओके, चलिए। जब हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो 3 भाग: पूर्वापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्या है पाषाण? पत्थर। सीधी सी बात, पत्थरों का काल है तीनों। छोटे छोटे पत्थर हैं, पत्थर के औजार हैं, पत्थर के औजारों से ही वो रहना सहना शुरू कर रहे हैं। 40 लाख साल पुरानी बात है, पता नहीं लगता बहुत ज़्यादा। मध्य पाषाण काल तक आते आते औजार फिर भी पत्थरों के लेकिन तीखे औजार होने लगे हैं, ताकि थोड़े थोड़े काम करने लगे हैं। और कृषि अभी बिल्कुल बहुत दूर दूर की बात है, लेकिन खाद्य संग्रह के रूप में धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन नव पाषाण काल तक आते आते हैं पत्थर तीखे होने लगे हैं, कुल्हाड़ी होने लगी है, और अब लोगों के उस समय के लोगों के पास वो सारे संसाधन हैं जिससे वो कृषि कर सकते हैं। चाहे कृषि थोड़े पैमाने पर कर सकते हो, रहने के लिए घर है, जोतने के लिए छोटी भूमि है, फल हैं, संग्रह है, पूरी तरह से नवपाषाण काल। तो साथियों, इस तरह से इन तीनों को पकड़ना है। चलिए आगे बढ़िए। जब हम और बात करते हैं तो ताम्रपाषाण काल, कांस्य पाषाण काल, लोह काल। क्या है? देखिए, धातु से जुड़ रहे हैं। यहाँ पत्थर है, या तांबा है, या कांसा है, यो आखिर ये क्या चीज़ है? ताम्रपाषाण यानी जब तांबे का औजार बनने लगे, हथियार बनने लगे, तो ताम्रपाषाण काल। तांबा और पाषाण, तांबा और पाषाण दोनों मिल गए काल। क्यों? क्योंकि पाषाण, तांबा आने से थोड़ी सी कैड़ा था तांबा, उसे कृषि करनी आसान होगी, ज़्यादा पैमाने पर कृषि करने लगे आदमी, औजार बनाने लगे। औजार बनाने से तांबे के औजार से जानवर को मारना आसान पड़ गया। पत्थर की जो औजार भारी होता था या हल्का होता था, शिकार करना आसान हो गया। ओके, जब कांसा आ गया, तांबा और आंगा मिलकर कांसा बन गया। कांसे से क्या हुआ? कांसे से और कैड़ा हो गया और उन्नति बढ़ गई। सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करता है लोहा, जो कि आज भी आप देख रहे हो। लोहे ने पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया उत्तर भारत से पूरे हिंदुस्तान में। क्या परिवर्तन कर दिया? कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। अब कृषि बिगोगे जोते जैसे कृषि के हल लोहे के बनने लगे, घरों में काफ़ी करने, बैलगाड़ियों में लोहे काम करने लगा, हथियार बड़े बड़े लोहे के बनने लगे। इससे क्या परिवर्तन हुआ? लोगों को जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब पैसा ज़्यादा होने लगा, कृषि की उपज बढ़ गई, रहन सहन के ढंग बढ़ने लगे, और अब भारत में शुरू होती है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन। कैसे बढ़ा? कैसे गया? लोहयुग के बाद फिर बड़ी बड़ी सभ्यताएं दिखने लगी हमें। हालांकि आश्चर्ययुगीन सभ्यताएं हैं, लेकिन लोहयुग ने बहुत बड़ा परिवर्तन करा भारत में। 16 जनपद और जो मगध का उत्थान है और मगध का उत्कर्ष में तो लोहे का ही विकास है। खैर, चलिए अभी बात करेंगे। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप सुनिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी सभ्यता। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का काल जो कराया जाता है। फिर काल पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप समझे क्या है? सिंधु क्या? नदी है, नदी के किनारे जो घाटी हुई, हजारों स्थान आज देखते हैं। कालीबंगा है, लोथल है, सुतकांगेंडोड है, और तुम्हारा मोहनजोदड़ो है। कितने सारे काल आप पढ़िए सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सोचने जरा, कितने बड़े बड़े नगर कैसे बस गए। लोथल से तो गोदीबाड़ा तलक मिला है, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो धर्म में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। विकसित सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, पूरी तरह से विकसित सभ्यता है।
बड़े बड़े नगर हैं, व्यापार हो रहा है और मज़ा आता है जब पढ़ते हैं हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से कितने बड़े पुण्य हो गए। जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वेद इनके आधार है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है। तो वेदों में क्या लिखा है, हमारे प्राचीनतम वेदों में किस तरह हमें जीवन जीना है, कि हमारा धर्म कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती है सृष्टि, ये सारा वैदिक काल में पढ़ते हैं। कृषि कैसे थी, पूरी ग्रामीण सभ्यता, और दोनों को कंबाइंड पढ़ लो तो मजा आ जाएगा। ये शहरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, देखिए क्या अंतर है। इस तरह के बढ़ते फिर बढ़ते 16 महाजनपद। कौन से महाजनपद है? कौशल, काशी, अवध, मरंती, ये सारे के सारे 16 महाजनपद। अब जैसे देख घाट दिखने लगे जनपद, भारत में पूरे जनपद, और जनपद में एक जीत गया मगध। मगध साम्राज्य के उत्थान में लोहे की भूमिका, क्वेश्चन बनता है। वो लोहे के विकास ने मगध को बहुत, मगध की भौगोलिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोग ताकतवर थे, वो सारी चीज। 3 राजवंश, अगर मगध पढ़ रहे हो तो 3 वंश, हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश पढ़िए, आराम से समझिए। बिंबिसार, अज्ञातशत्रु को समझिए हर्यक वंश में, नागवंश शशुनाग कालाशोक को समझिए आराम से, नंदवंश उग्रसेन महापद्रम, ये ले साथ आराम से। जब तुम मगध साम्राज्य के उत्थान होते तुम्हारे 3 राजवंश याद आ जाने चाहिए तुम्हें तुरंत हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, फिर इनके राजा याद आ जाने चाहिए, और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। फिर मौर्य राजवंश, अब वंशों से निकलकर राजवंश, यानी कि पूरी बहुत बड़े पैमाने पर एक राज करने वाला राजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, एक से एक चढ़ कर रहा। मौर्य वंश के उत्थान में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या भूमिका, चाणक्य की सहायता से पूरे उत्तर भारत को जीतने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। बहुत तगड़ा शासक था। इस तरह जब हम बिंदुसार का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनता है क्वेश्चन, लेकिन अशोक पे हजारों क्वेश्चन अशोक पे बनते हैं, क्योंकि अशोक के समय में बौद्ध धर्म ना कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में छा गया। तो अशोक एंशिएंट राजाओं में सबसे महान राजा माना जाता है, क्योंकि तित्य बहुत संगति यहाँ पर हुई, बौद्ध धर्म का उत्थान बहुत तरीके हुए। और 8 कलिंग के जो 8वें वर्ष में कराता है युद्ध, उसके बाद उनने अशोक ने जो धम्म विजय ली, यानी कि विजय तो करी उसने, लेकिन धम्म विजय करी। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं कि मौर्य साम्राज्य पतन में अशोक की भूमिका ये इतनी कि उसने धर्म ले लिया था, तलवार रख दी थी, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये बड़ा आराम से समझिए। तो अशोक दमदार, इस तरह से पढ़ते हुए आगे चलते हैं। ओके चलिए आगे चलिए। जब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक से फिर क्या हुआ, शुंग वंश, कन्नौज, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विनाश के लिए बहुत कार्य करे। हालांकि विवाद इस बात पर, लेकिन पुष्यमित्र शुंग 4 यज्ञों को करने वाला कहा जाता है। हिंदू धर्म के उत्थान में पुष्यमित्र शुंग की बहुत इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है। तो कुल मिलाकर शक्तिशाली शासक, जबरदस्त शासक। कन्नम वंश में कुछ नहीं है, वासुदेव कन्नम केवल एकमात्र संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, इसके साथ कुछ नहीं बढ़ता। 7वां दक्षिण का, आंध्र का 7वां वंश, दक्षिण भारत में निकटता रहा, उसी के पैरेलल समान है। सिमुग उसका संस्थापक है, शांतकर्णी, गौतमी शांतकर्णी, वशिष्ठ पुरलियामी। लेकिन क्वेश्चन गौतमी शांतकर्णी में, गौतमी शांतकर्णी, द गौतमी से पता लगता है कि माता का बहुत बड़ा स्तंभ अपनी माता का नाम सबसे पहले लगाते थे। और शांतकर्णियों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक आंध्र के, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में विजय करने का श्रेय दिया जाता है गौतमी शांतकर्णी। इस तरह पकड़िए। जब हम आगे बढ़ते हैं इसी चरण में, संघ पुष्य रुद्रदम, संघ क्षत्रप रुद्रदमन। क्षत्रप क्या है, क्षत्रप प्रणाली क्या है, रुद्रदमन की उपलब्धि क्या है, गुजरात का गिरनार अभिलेख में संक्षत्रप रुद्रदमन की बहुत बड़ी उपलब्धियां बताते हैं। समझिए, पकड़िए, पन्ना को खास करिए, आगे बढ़िए। कुषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट काल, कुषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट काल, कुजिल और कनिष्क सबसे टॉप राजा है। तो लोहे मुद्रा चलाने का श्रेय कनिष्कों को, कुषाण को बहुत दिया जाता है। मुद्रा के दोनों तरफ लेख लिखने का श्रेय, सोने की मुद्रा चलाने का श्रेय बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। कनिष्क के समय सोने की मुद्रा मिलती है। और उत्तर भारत का पूरी तरह से जो व्यापार है चाइना के साथ, मध्य एशिया के साथ दिखाई देता है। कनिष्क ने चाइना की विजय करी है, मध्य एशिया की विजय करी, यानी कि कुल मिलाकर सेतु का काम कर रहा है कनिष्क ने चाइना, मध्य एशिया और हिंदुस्तान के बीच। इससे क्या व्यापार बढ़ा, हमारा व्यापार बढ़ा तो पैसा आया बहुत, और पैसा आया तो सोने की मुद्रा बहुत बड़े पैमाने में मिलती है कनिष्क के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के उत्थान के रूप में कनिष्क की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट ठहरती है। 3-4 क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं इसमें। तो बौद्ध धर्म के उत्थान में चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी, वो बड़ा जबरदस्त काम चलता है। तो कनिष्क को पकड़िए इस तरह से। जब हम बढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य, वेरी गुड। एंशिएंट हिस्ट्री में 2 ही साम्राज्य हैं, एक तो मौर्य साम्राज्य, एक गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य को पकड़िए, श्रीगुप्त से पकड़िए। संस्थापक कौन है गुप्त साम्राज्य संस्थापक? श्रीगुप्त। घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। वैवाहिक संबंधों के द्वारा गुप्तों ने, मैं खासकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाया। गुप्त तो कई नागवंश की कन्या के साथ शादी करी है, और जो समय के तगड़े राजवंश है उनसे वैवाहिक संबंध करके गुप्त वंश को नींव प्रदान करी चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद समुद्रगुप्त टॉप का राजा,
तगड़ा राजा, पर्याप्त प्रशस्ति मिली है। हरिसेन इसका राजकवि था जिसने एक बड़ी तगड़ी प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति पत्थर पे एक लेख लिखा है जो चापू शैली का बहुत बड़ा उदाहरण है, उसे हरिसेन ने लिखा। संतगुप्त को पता लगता है उत्तर भारत सहित दक्षिण भारत की विजय, खांडविक राज्य की विजय, पूरे भारत की विजय करने का श्रेय संतगुप्त को जाता था। इसके साथ 3-4 बड़े बड़े यज्ञ करने का श्रेय संतगुप्त को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट शासक पकड़िए। चंद्रगुप्त दिखते हैं विक्रमादित्य की उपाधि के साथ। लोह स्तंभ जो दिख रहा है आपका मेहरौली में, इसी जिसमें चंद्र लिखा है, उसे बहुत बड़ी उपलब्धि पता लगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। अश्वमेध यज्ञ करा था, चारों तरफ विजय की पताका फैला दी थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने स्ट्रॉन्ग करा, पकड़े। उसके बाद कुमारगुप्त चंद्रगुप्त, हुर्लों के आक्रमण होने लगे हैं यहाँ, समझ रहे हो, यहाँ पर हुर्लों का आक्रमण होने लगे तो अंत में पतन की ओर चल दिया स्कंदगुप्त और कुछ कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य। इस तरह पकड़िए। उसके बाद वांकड़क वंश, रुद्रसेन पर बहुत ताकतवर राजा था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना पड़ता। प्रभावती गुप्ता के साथ उसकी शादी हुई थी, मर गया था। और उसके बाद प्रभावती गुप्ता ने और हर्षवर्धन ने दोनों मिलकर शासन करता है। दोनों वंश लगभग 107 से रहे थे, तो केवल इस बात के लिए हो जाता और कुछ नहीं है। और भारत का अंतिम हिंदू शाही राजवंश जो कहलाता है वर्धन वंश, जो 606 में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। हर्ष के समय हिंदू धर्म हो, चाहे हिंदू पहले सेव के हाथ सेव था, वो बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो सेव सहित बौद्ध धर्म की उन्नति के रूप में हर्षवर्धन का काल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हर्षवर्धन के समय बहुत बड़े बड़े कई बड़े बड़े क्या है इतिहासकार वहाँ पर उसके समय में आए। तो कुल मिलाकर हिंदू शाही राजवंश के में हर्ष का बहुत बड़ा योगदान है। पढ़िए। उसके बाद यहाँ से देखने की बात, समझने की बात, यहाँ से फिर राजपूत राजवंश हो गया। हर्षवर्धन के बाद कोई एक छत्र शासन हिंदुस्तान पर नहीं कर रहा, फिर छोटे छोटे राजपूत राजवंश निकल गए। इसका खामियाजा का छोटे छोटे राजपूत अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए लड़ते थे और एक रूप में न लड़ सके, इसलिए भारत में मोहम्मद गोरी ने कई आक्रमण करे हैं। 1191 92 में 94 में हराने के बाद फिर गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी। तो इसके बाद प्रश्न बनते हैं, क्या ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। राजपूत की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत है। अग्निकुल का सिद्धांत है, मैंने चंद्रप्रदाय का बताया था, और क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत है, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। क्या उत्पत्ति का सिद्धांत है, राजपूत कौन थे, कहाँ से क्या हो रहा है। कुल मिला के बात हमारे लिए जरूरी नहीं है कहाँ से कौन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है राजपूतों ने उस समय बहुत शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरे। कैसे उभरे, अब कौन कौन से राजवंश थे, इन्हें पकड़िए। और पूरी की तरह एंशिएंट हिस्ट्री आपकी चुटकियों में आपके पास इस तरह पकड़ी जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में फिर बता रहा हूँ, पहला हिस्ट्री कॉन्सेप्ट पकड़िए, इनके नाम पकड़िए, उनके शासकों के नाम पकड़ के इसको पहले याद करिए, फिर इनके बीच की घटनाओं को याद करिए, फिर उसके बाद डेट पकड़िए। 3 तरह से हिस्ट्री को पकड़िए तो हिस्ट्री आपकी यूँ हो जाएगी। नहीं तो भाई हिस्ट्री पहले बता दें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद करिए सुबह सपा। क्यों? कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहे थे। इंस्टीट्यूट बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब इस तरह का पैटर्न नहीं बदल गया है। अब जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो इनके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। 100 लाख नहीं होंगे वो क्वेश्चन, ये मैं कहता हूँ, डॉक्टर राजेश कुमार कह रहा हूँ। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को देखते रहिए मेरे चश्मे से, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो वास्तव में कैसे लगी आपको। अच्छी लगी है तो बताइए, कुछ कमी हो तो बताइए, कमियां होगी तो सुधार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ गुड बाय, खुश रहिए।